नमस्कार दोस्तों, जी के बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड का इतिहास विविध पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला प्रश्न। मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? मेदिनी राय किस मुगल शासक के समकालीन थे? औरंगजेब के समकालीन थे। मेदिनी राय का कार्यकाल 1658 से लेके 1674 ईस्वी तक था, जबकि मुगल बादशाह औरंगजेब 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक गद्दी पे रहे। मेदिनी राय के बारे में और थोड़ा कुछ जान लेते हैं। मेदिनी राय के समय कृषि के लिए स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि ये कृषि पे बहुत काम किए थे और कृषि का बहुत विकास करने में सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दुर्जन साल किस मुगल बादशाह के समकालीन था? दुर्जन साल किस मुगल बादशाह के समकालीन था? जहांगीर। दोस्तों, जानते हैं तुजुक-ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा कहा जाता है। तुजुक-ए जहांगीरी में झारखंड को खोखरा या खुखरा के नाम से जाना जाता है। इस तुजुक-ए जहांगीरी में इसका उल्लेख आता है कि दुर्जन साल छोटा नागपुर के नागवंशी शासक था और हीरे के एक बहुत बड़ा पारखी थे। और झारखंड के शंख नदी में बहुत हीरा पाया जाता था। हीरों के लिए जहांगीर ने इब्राहिम खां से झारखंड पे आक्रमण करवाया और दुर्जन साल को बंदी बना लिया। 12 साल तक बंदी बना के ग्वालियर के किले में कैद रखा और 6,000 रुपये वार्षिक कर के रूप में इन्हें रिहा किया गया। रिहा करने के बाद दुर्जन साल को शाह की उपाधि दिया गया और 1,000 का मनसब दिया गया। मनसब का अर्थ होता है रैंक या पद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चेरो राजा प्रताप राय ने किस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली? किस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली? तो शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। मुगल बादशाह शाहजहां 1641-42 ईस्वी में शाइस्ता खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा। इसमें प्रताप राय की हार हुई। उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। शाहजहां के सेनापति कौन था? शाइस्ता खां। इसी ने आक्रमण किया था चेरो राजा प्रताप राय पे और प्रताप राय को हराने के बाद शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। बदले में शाहजहां ने इसे भी 1,000 का मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट देखते हैं। शेर शाह ने पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया? शेर शाह ने पलामू के राजा महारत चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया? उत्तर बताइए तुरंत। 1538 ईस्वी में। क्यों किया? क्योंकि चेर राजा जो महारत चेरो थे, इसके पास एक हाथी था जिसका नाम था श्याम सुंदर हाथी। यही हाथी को पाने के लिए शेर शाह ने महारत चेरो के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया। इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलता है? तो इसकी जानकारी के लिए 2 पुस्तक है, 2 ग्रंथ है, उसी में मिलता है। पहला है तारीख-ए शाही और दूसरा है तारीख-ए शेर शाही। तारीख-ए शाही से हमें जानकारी मिलता है कि शेर शाह ने पलामू के राजा महारत चेरो पे आक्रमण करवाता है और कब? 1538 ईस्वी में और श्याम सुंदर हाथी को पाल लेता है। श्याम सुंदर हाथी को पाने के लिए ही इन्होंने करवा था। और दूसरा जो बुक था, पहला कौन सा? पहला तारीख-ए शाही, दूसरा तारीख-ए शेर शाही। तारीख-ए शाही किसने लिखा?
अहमद यादगार की पुस्तक है। ये किसका पुस्तक है? ये अहमद यादगार। और दूसर का जो है तारिक ए शेर शाही। एक है तारिक ए शाही, केवल शाही है, तारिक ए शाही। और दूसर का है तारिक है शेर शाही। शेर शाही अब्बास खां की पुस्तक है। अब्बास खां रसवानी, याद रखिएगा नाम, अब्बास खां रसवानी, अब्बास खां रसवानी का पुस्तक है तारिक ए शेर शाही। तारिक ए शाही किसका है? अहमद यादगार की पुस्तक है। इसी से हमें जानकारी मिलता है शेर शाह ने पलामू के महार चेरों के विरुद्ध सैन्य अभियान किया था और उसमें श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, चेरो शासक। महारत चेरों के विरुद्ध शेर शाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य अभी बता दिए, श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसकी जानकारी हमको कहाँ मिलता है? तारिक ए शाही। तारिक ए शाही, तारिक ए शाही, इसको किसने लिखा है? अहमद यादगार। अहमद यादगार, अहमद यादगार ने लिखा है तारिक ए शाही, इससे मिलता है। और एक तो और बुक है, दूसरा बुक, उसका नाम है तारिक ए शेर शाही। अंतर बस इतना है, तारिक ए शाही अहमद यादगार की पुस्तक और तारिक ए शेर शाही किसका पुस्तक? अब्बास खां सरवानी। अब्बास खां सरवानी की पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं, पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेर शाह के सैन्य अभियान की सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो ये दोनों ग्रंथ, तारिक ए शाही, तारिक ए शेर शाही, ये इसको किसने लिखा? अहमद यादगार। अहमद यादगार, ठीक है, अहमद यादगार। और तारिक ए शेर शाही किसने लिखा? अब्बास खां सरवानी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? सुतियांबे छोटा नागपुर के नागवंश की आरंभिक राजधानी थी। पहला राजा फणिमुकुट राय प्रथम ईस्वी में इन्होंने नागवंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्वाण प्राप्त हुआ कहाँ पे हुआ? गिरिडीह के मधुबन में एक जैन मंदिर है, पारसनाथ जैन मंदिर है। मधुबन में एक जैन मंदिर है जिसे पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, जो झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के छोटा नागपुर में किसने सूतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की? सूतिया नामक राज्यखंड की स्थापना किसने की? सूतिया पाहन मुंडाओं ने पहले आके झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू किया। उसने सूतिया नागखंड को सूतिया नागखंड राज्य का नाम दिया और सूतिया पाहन को यहाँ का राजा बनाया। और ये 7 गढ़ों में विभक्त था इनका राज्य। नेक्स्ट देखते हैं, सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? तो ये 7 गढ़ों में विभक्त था। कौन कौन से 7 गढ़ थे? तो पहले देखते हैं, लोहागढ़, दूसर का हजारीबाग, तीसर का पलामू, चौथा मानभूम, 5वां सिंहभूम, छठा जो है केसलगढ़ और 7वां सुरगुज्जा। याद हो गया? एक बार और देखते हैं, एक बार और बोलते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला
लोहागढ़, ठीक। दूसर का हजारीबाग, तीसर का पलामू, चौथा मानभूम, पांचवा सिंहभूम, छठा कैसलगढ़ और सातवां सुरगुजा। ये 7 गढ़ों में विभक्त था सूतिया नागखंड। नेक्स्ट देखते हैं। नागवंश के किस राजा ने चूटिया को अपनी राजधानी बनाया? किसने बनाया? उत्तर दीजिए। चौथे नागवंशी राजा प्रताप राय। प्रताप राय ने चूटिया को अपनी राजधानी बनाया। फानी मुकुट राय ने छोटा नागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सुतियांबे को उन्होंने राजधानी बनाया। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय था जिसने स्वर्ण रेखा नदी के तट पर चूटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन कार्य करता था। कहाँ पे? चूटिया कहाँ पे? स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है? जमशेदपुर, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से किस तुगलक शासक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? किस तुगलक शासक ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? तो ये 3 हैं। पहला गयासुद्दीन तुगलक, दूसर का मोहम्मद बिन तुगलक, तीसर का फिरोज शाह तुगलक। ये हार गए थे, ये जीत गए थे। इन्होंने 1340 ईस्वी में, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक 1340 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण करते हैं। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंशीय शासक गयासुद्दीन तुगलक ने छोटा नागपुर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन नागवंशी राजा ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। 1340 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने भी छोटा नागपुर पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, उपरोक्त सभी है। छोटा नागपुर पर आक्रमण करने वाला मलिक बया किस शासक के सेनापति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति था, जो 1340 ईस्वी में आक्रमण करता है, हजारीबाग तक आ पहुंचता है और बीघा के किले पे अधिकार कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अकबर द्वारा छोटा नागपुर पर किए गए सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? तो इसका मुख्य कारण था अफगान विद्रोही। शंख नदी में हीरे पाए जाना तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखा हुआ है। तुजुक-ए-जहांगीरी 1615 से 1616 ईस्वी में जहांगीर के काल की बात है। इसी में दुर्जन साल को बंदी बना लिया जाता है 12 साल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अफगान विद्रोही के कारण, अफगान विद्रोही के बारे में थोड़ा समझते हैं। अफगानों ने छोटा नागपुर क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया था तथा इस क्षेत्र का इस्तेमाल मुगल विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। अफगान मुगलों को काफ़ी परेशान भी कर रहे थे। सम्राट अकबर ने अफगानी विद्रोही के दमन के लिए छोटा नागपुर को मुगल सल्तनत में मिलाना आवश्यक समझा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अकबर इस क्षेत्र की ओर इसलिए आकर्षित हुआ क्योंकि यहाँ की शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। यह बात आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण अफगान विद्रोही ही थे जो मुगलों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। सिरदर्द बने हुए थे, इसी के कारण अफगान विद्रोही सही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं।
1575 में छोटा नागपुर क्षेत्र पे हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने किया था। इन्होंने युद्ध को जीता भी था। हम देखते हैं युद्ध कब हुआ था। इसका युद्ध जो हुआ था 3 मार्च 1575 को होता है। 3 मार्च 1575 को छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। और जीतने के बाद बिहार और बंगाल सभी मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में शासन करने वाले नागवंश किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली? कर्ण किसने की? भीमकर्ण। भीमराय से भीमकर्ण कर ली। झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली। वह भीमकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चूटिया से हटाकर खोखरा कर ली। इसने एक और काम किया था, चूटिया से अपनी राजधानी को हटाकर खोखरा कर लिया था। खोखरा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किसे चेरो शासक के शासन काल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? तो ये बताएं, मेदिनी राय कृषि के लिए बहुत काम किए। ये एक ऐसे चेरो शासक थे जो छोटा नागपुर के लिए बहुत विकास किए, इसीलिए इन्हें कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में। क्या नाम था ऐत्रेय ब्राह्मण में? पुंड के नाम से जाना जाता था ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर के लिए कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया। किसने किया? कर्ण स्वर्ण। तो हेवेन सांग ने कर्ण स्वर्ण शब्द का प्रयोग किया। किलोनासुफालाना। ठीक है। किलोनासुफालाना या कर्ण स्वर्ण। किलोनासुफालाना या कर्ण स्वर्ण, ये 2 शब्द का प्रयोग ह्वेनसांग ने किया। फयान ने क्या किस शब्द का प्रयोग किया था? कुक्कुटलाट। राजमहल क्षेत्र को कुक्कुटलाट शब्द का प्रयोग किया था। टोलमी ने झारखंड को मुंडल कहा। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया है? बता दीजिए। कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को कलिंद देश कहा गया, जबकि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरिक देश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में मुरंड देश कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सब लिखने में बहुत समय लगेगा। निम्न में से किस प्राकृतिक स्थल को प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं? तो ये लूपगढ़ी। क्या है? लूपगढ़ी। लुपंग डी इसका नाम है लुपंग डी। ठीक है। लुपंग डी में प्राकृतिक स्थल के कब्रगाह का प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। छोटा नागपुर के मानभूमि केंद्र था। किस चीज के लिए केंद्र था? जैन धर्म के लिए केंद्र था, प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं।
झारखंड में स्थित खगड़िया राज्य की स्थापना की थी? हंसराज देव ने की थी। किसने की थी? हंसराज देव ने। खगड़िया राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव नामक एक दक्षिण भारतीय ने की थी। हंसराज देव दक्षिण भारतीय थे। नेक्स्ट देखते हैं। संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? अंग का। संथाल परगना प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। तराई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट देखते हैं। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध किस विद्रोह से रहा है? तो ये पहाड़िया विद्रोह से रहा है। पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति है। अंग्रेजों के खिलाफ इस जनजाति ने कई विद्रोह किए। 1772 से 82 के बीच पहाड़िया विद्रोह इनमें सबसे व्यापक एवं सशक्त था। 1781-82 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने रानी का खुलकर साथ दिया। ठीक है। 1781 से 82 में अंग्रेजों के खिलाफ